We're going to continue the section of forces, okay? अभी तक हमने पढ़ा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके काफी आउटकम्स हो सकते हैं. अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो यू कैन पुश दिस ऑब्जेक्ट एंड इट विल स्टार्ट मूविंग. अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं. एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग आप उसको एक काउंटर फोर्स अप्लाई करके यू कैन मेक दैट ऑब्जेक्ट स्लो डाउन. And if an object is moving in a specific direction, तो you can apply a force. इस तरह आप इधर से भी push करें तो ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा. So you can change the direction of the object as well. एक और चीज जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ी थी वो ये थी कि आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं. तो आपने ये याद रखना है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो इट कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल. ओके, आज हम ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ेंगे that is related to this section of physics of forces. So let's continue with the same example. अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जो कि एक पॉइंट पर फिक्स्ड है, like you fixed the spring at this point, उसकी ओरिजिनल लेंथ ये है. लाइक अभी ये ना कंप्रेस हुआ है ना स्ट्रेच हुआ है. दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ओके, व्हाट हैपेंस इफ आई हैंग ए मास हियर? Ma'am, and the string will stretch. Yes, the spring will stretch. तो क्या होगा? It will be something like this, maybe. And this is the mass hanging from the spring, right here. So this is mass M. Okay. जो इम्पोर्टेंट चीज आपने देखनी है वो ये है कि यहाँ पर कौन सी फोर्स इस स्प्रिंग पर एक्ट कर रही है? What do you think? Which force is acting Tension. downwards? Okay, tension is one force. That's right. Weight. That's right. The other force is weight. जो फोर्स इसको नीचे को खींच रही है जिसकी वजह से ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है वो क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस मास. जी. और इसको हम इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं? We call it weight. So the downward force here is weight. And what's the formula of weight? It's the product of mass and gravitational field strength, G. Here. So we're going to see कि पहले let's see what's the change in length. So original length उसकी इतनी थी, right? और final length कितनी है? This is your final length till here. What is the change in length? This right here is your change in length, or delta x. Okay? Now let's take one more example here. अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसी स्प्रिंग पर इस मास को रिमूव कर दूं और एक और मास अटैच कर दूं जिसका मास इस पहले वाले मास से डबल हो, 2m हो, तो क्या होगा? Length double increase करेगी. Excellent, that's right. अगर we hang the same mass, sorry, double the mass from the spring, तो उसकी extension या फिर उसकी जो change in length है वो डबल हो जाएगा, वो ज्यादा stretch होगा. In simple words. So this is your 2m. Original length वही थी spring की, that's right here. And this time उसकी length इतनी हो चुकी है. So you see
change in length is from here this is your new delta x. इससे हमें पता चल रहा है कि आप जितना हैवी मास अटैच करेंगे जितनी ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स होगी, यहाँ पर भी वेट एक्ट कर रहा है, अगर ये वाला वेट इसको हम W कह देते हैं तो यहाँ पर वेट कितना होगा 2 times W, राइट? सो अगर ये वेट फोर्स है ना आपकी, अगर आपकी फोर्स W है तो आपकी एक्सटेंशन डेल्टा x है। अगर आपकी फोर्स डाउनवर्ड ज्यादा हो गई है तो आपकी एक्सटेंशन भी ज्यादा हो गई है। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू an important law that we have to study, जिसको हम कहते हैं Hooke's law. I'll just write the name here. Hooke's law क्या कहता है कि आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सटेंशन उतनी ज्यादा होगी। एक्सटेंशन क्या है? चेंज इन लेंथ, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। इट्स चेंज in length or you can call it extension, just like that. So what's Hooke's law? It states that force is directly proportional to delta x or extension. Okay, the extension of a spring is directly proportional to the applied force. That's Hooke's law. F क्या है? It's the force that is applied on the spring. Now, what is delta x? It's the extension of the Ma'am? spring. Yes? मैम तो फिर इसके अंदर वेट कहाँ है? Force आपका weight है. Weight is a ओके force, सही right? है। Okay. Now in math you must have seen कि जब आपने sign of proportionality हटाना होता है, ये तो आपका relationship है ना force का और extension का। अब आपको एक equation चाहिए और जब आपने इस proportionality के sign को equal का sign बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? मैम एक कांस्टेंट लाते हैं। Yes, you introduce a constant k. So k delta x या फिर kx भी कह सकते हैं to simplify it. So now your formula is F equals kx. All right. I will write this down here. F क्या है? Force. Applied force. Force का unit क्या होता है? न्यूटन्स। In newtons. Excellent. K है. Let's okay. K को बाद में देखते हैं. पहले आप बताएं x क्या है? चेंज इन लेंथ J. Change in length of इन the spring या फिर सेंटीमीटर्स। okay, let's see that as well. Change in length of the spring, yeah, but in short form, you can just say extension of the spring. So I'll just write extension. And what's the SI unit of length? मीटर्स। That's right, meters. Extension क्या है? ये एक length आप measure कर रहे हैं ना, change in length measure कर रहे हैं, यानी कि length है। और कोई भी length जब आप लेते हैं तो उसका unit होता है meters. उसका SI unit है meters. Now, what is K? कांस्टेंट जी, मास। इसको कहते हैं कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट कहते हैं इसको, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। I'll tell you what that is as well. Here, okay? मास इसलिए नहीं दे रहे कि हम बात करें इस फोर्स की, ये मास आपको फोर्स दे रहा है, राइट? इस मास पर ग्रेविटी एक्ट करेगी एंड यू विल गेट योर फोर्स। हम बात करें कि इस स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रही है उसका इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन से क्या रिलेशनशिप है। मास तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपने इसके साथ हैंग किया फॉर फोर्स। अगर आप यहाँ पे मास नहीं भी हैंग करते, अपने like you manually apply that force or you manually pull that spring down, तब भी
आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मास हैंग करना जरूरी नहीं है. You might have a little spring in a ball point, right? You can take it out and और आप दोनों साइड से जब उसको मतलब अगर ये आपके पास स्प्रिंग है और आप दोनों साइड से उसको स्ट्रेच करेंगे जब, तो you're not hanging any mass to the spring. आप दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे and you stretch that spring. फिर भी आप देखिए कि स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा और उसकी ओरिजिनल लेंथ से जो अब फाइनल लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी. यू विल सी अ डेल्टा एक्स, राइट? तो ये मास सिर्फ फोर्स अप्लाई करने के लिए, इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स नॉट समथिंग सिग्निफिकेंट इन द सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात करें कि इस स्प्रिंग पे जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन से क्या रिलेशनशिप है. ओके, मैम Yes, ma'am. यस. मैस फोर्स तो नहीं है. मास फोर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि दिस मास इज हैंगिंग वर्टिकली इन एयर, तो क्या होगा, इस मास पर क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी. सो when gravity acts on a mass, it's your weight. The force of gravity on the mass is weight. तो ये जो weight है, that is your force. Now, what is the spring constant here? हर material की अपनी property है, okay? Every spring has an intrinsic property. Okay, and what's that intrinsic property? It's the stiffness of the spring. You guys might have seen कि कुछ springs ज़्यादा stiff होते हैं as compared to other springs, right? It depends on what material we're using. So spring constant क्या होता है? It's an intrinsic property of the spring और ये determine करता है कि आपका spring कितना stiff है. Okay? Spring constant या K की value जितनी high होगी, spring constant or the stiffness of the spring will be greater. मैम Yes? अब स्टिफर का क्या मतलब है यहाँ पे? Stiff का मतलब है उसको फोर्स से स्ट्रेच करना उतना हार्ड होगा. आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको स्ट्रेच करने के लिए. यस मैम. Intrinsic property of a spring, and higher the K value, higher the stiffness of the spring. Now, you guys have seen that F is directly proportional to X. So we're going to graph this relationship now. On our x-axis, we're going to take force. Sorry, y-axis पे force लेंगे और x-axis पर extension. Extension is in meters and force is in newtons. क्योंकि हमने कहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है फोर्स का और एक्सटेंशन का, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, डायरेक्ट जब रिलेशनशिप हो तो ग्राफ कैसा दिखता है? कांस्टेंट. That's right. So the graph will be a slant line like this. We know that F is equal to Kx, right? So if I want to find K, I can isolate K. ठीक है, F इस साइड पर था, आप X को भी दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो F divided by X is equal to K. So can you guys see that gradient is change in y divided by change in x. y axis पर आपके पास क्या है? फोर्स. और x axis पर extension. तो अगर हम इस gradient को में उसके axis को plug in करें तो you get f by x. f by x is your gradient and f by x is spring constant. So इससे हमारे पास क्या result आया कि your gradient of this graph is the spring constant. Okay, so this gradient
tells you the spring constant. Is मैम that clear? Yes. मैम तो फिर फोर्स भी ज्यादा लगनी चाहिए, जब हमारे पास अगर के ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी ना। K is constant. मैम के तो स्टिफनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। Yes. तो अगर तो आप अगर एक कोई certain spring, yes, असल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक certain spring ले रहे हैं, like this is your spring. Let me draw it the other way so that I can represent force as well. So this is your spring. Okay? और इसकी अगर K की spring constant K है, तो इस एक स्प्रिंग पर फोर्स इंक्रीज करने से एक्सटेंशन इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते हैं, उस तरह एक्सटेंशन भी इंक्रीज हो रही है। दैट्स योर डायरेक्ट रिलेशनशिप। मैम स्प्रिंग इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इससे स्प्रिंग पे इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब उसकी स्टिफनेस पे। सॉरी, रिपीट दैट। मैम स्प्रिंग इसलिए कांस्टेंट है ना क्योंकि इस पूरे चीज से स्प्रिंग की स्टिफनेस पे फर्क नहीं आ रहा। गिव मी 1 सेकेंड। I am so sorry. I have no idea why everything's coming right now. Okay. So can you repeat your question again? मैम स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन की इंक्रीज होने से स्प्रिंग की स्टिफनेस पे फर्क नहीं आता। To some extent, yes. अभी हम देखेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। Now, I'll hold on to that question and we'll come back to it in just like a few minutes after I explain the next concept, okay? तो यहाँ तक आपकी बात ठीक है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट है कि आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं, okay, so this is your spring. If you were hanging a mass on it, okay, तो ये mass फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड्स और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। अगर आप हैवियर मास हैंग करते हैं तो फोर्स डबल हो जाएगी और एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी, राइट? इफ यू हैंग an even heavier mass, let's see what happens then. Let's say you hung here, let's say पहले आपकी सिचुएशन ये थी और अब आपने हैंग कर लिया यहाँ पे 10 m का मास। अब क्या होगा, अब एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट? इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज 10 m, right? Now let's see what happens when you let go of the mass. इस केस में अगर आप mass remove करते हैं तो spring will jump back to its original length. इस केस में जब आप mass remove करते हैं तो spring will again jump back to its original length. लेकिन जब आपने बहुत heavy mass उस पे hang किया है, even when you remove this mass, the spring will not go back to its original length. ये आपको मैंने जैसे बताया था, you can experiment with this with a spring in a ball point, right? आप क्या कीजिएगा, you can try to, अच्छा, now this is how the spring in a ball point might look like. आपने क्या करना है, you will apply a force on both sides. आप दोनों साइड से उसको stretch करेंगे। जब आप थोड़ा सा stretch करके छोड़ेंगे ना, it will come back to its original length. अब आप थोड़ी और फोर्स लगा के भी छोड़ेंगे, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपने उसको इतना फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया होगा कि इवन व्हेन यू लीव इट, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगा। ओके, उसकी स्टिफनेस ही बदल गई है, अब वो उतना स्टिफ नहीं रहा। उसके बाद जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसको स्ट्रेच करना आसान हो जाएगा। डज दैट सिनेरियो मेक सेंस टू यू गाइस? ये समझ आ गया आपको कि ऐसा हो सकता है? कैन यू गाइस विजुअलाइज इट? यस मैम। मैम ये वाली स्प्रिंग की स्टिफनेस खत्म हो गई है ना।
Yes, you can say that. So there comes a point when this law is no longer obeyed. Okay? फिर क्या होता है? Beyond this point, आपकी एक्सटेंशन फोर्स के प्रोपोर्शनल नहीं होगी. ओके आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा. I would highly recommend you guys to try it out at home, okay? It can be any spring, and the easiest example that I find is a spring in a ballpoint. Now, what happens after that? You see a curve like this. So this point right here, जब तक आपकी force and extension are directly proportional, is your like region of the graph जहाँ पर Hooke's law obey हो रहा है. So I'll just write down this over here. And this red point is called the limit of proportionality. क्योंकि इसके बाद proportional नहीं रह रहा graph, right? So this is your limit of proportionality. Limit of proportionality. Okay. So this is your limit of proportionality. इसके बाद क्या हो रहा है? Let's look at the graph in a bit more detail. I think I'll just take it up here. Okay. अब अगर आप देखें, we don't have any values on the graph, लेकिन we can just roughly plot some. So this is a rough graph. Okay. शुरू में आप देखें तो क्या हो रहा था कि जब आपने लेट्स से 1 कह लेते हैं इसको 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो आपको 1 मीटर की एक्सटेंशन मिली है. नाउ 2 न्यूटन्स की फोर्स लगाई है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 meters की एक्सटेंशन लाइक मिली है. ओके सो यू सी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हियर. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जब आपने इतनी फोर्स लगाई है लाइक लेट्स से 1 2 3 4 5 6 न्यूटन्स की फोर्स लगाई है तो आपको एक्सटेंशन कितनी मिल रही है? इट्स 1 2 3 4 5.5 लेट्स से. और जब आपने 7 न्यूटन्स की फोर्स लगाई है तो आपको एक्सटेंशन कितनी मिल रही है? Sorry, it's not a. Just gonna go like that. जब तक ग्राफ टच नहीं करता उस लाइन को, and then you go like that. 5.5, 6, and 7. So that is like 1.5 extension मिल रही है. तो उतनी ही फोर्स लगाने से 1 न्यूटन की फोर्स लगाने से अब आपको एक्सटेंशन ज्यादा मिल रही है 1.5. So this graph has reached its limit of proportionality here at this red mark. इसके बाद क्या हो रहा है? The graph is not proportional anymore. यानी कि 1 न्यूटन की फोर्स लगाने से आपको 1 न्यूटन की एक्सटेंशन नहीं मिल रही अब. You're getting more extension than that. इसका मतलब क्या है? ग्राफ अब जो आपका स्प्रिंग है वो डिफॉर्म हो चुका है. अब आप थोड़ी फोर्स पे लगाएंगे तो वो आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा. उसकी जो स्टिफनेस थी यहाँ पर K की वैल्यू थी that has reduced. Is that clear, guys? Yes, ma'am. Yes. So let's review what's going on here. We learned कि जब आपके पास कोई भी spring है, आप उस पे mass hang करेंगे तो you will see some extension or change in length. अगर आप heavier mass hang करते हैं तो you see an even larger extension. इस experiment से हमें पता चलता है कि this force that you're applying is directly proportional to the extension that you see. और इससे formula मिलता है F equals kx. So we figured कि force directly proportional है extension के. So we drew this yellow part of the graph. अब हम अपने experiment को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं और even heavier mass hang करते हैं 10 meters का. Okay? तो आप देखेंगे कि जब आपने बहुत heavy mass hang कर दिया और जब आप ये mass remove करते हैं तो spring अपनी original length पे वापस नहीं जाएगा. अब वो deform हो चुका है. Okay? So this is the point where the spring has deformed. I should mention that as well. So this is the point where the spring has deformed, or इसको हम कहते हैं limit of proportionality. Beyond this point,
you do not have a linear graph. फिर आप थोड़ी भी force लगाएंगे तो आपको extension ज़्यादा मिलेगी. So this is the point where the spring has deformed. मैम Yes. इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमारा स्प्रिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रेच हो गया या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न नहीं कर सकता? दोनों एक ही बात है. वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, आपने उसको इतना स्ट्रेच कर दिया है कि वो डिफॉर्म हो चुका है, और अब आप उसको जब फोर्स रिमूव भी करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा. इसका ये मतलब है. यस मैम. Okay. Now we discussed the units of force and extension. Now let's talk about the units of spring constant. So we said कि F क्या होता है? Equals kx. If we want to find k, we will isolate it and we will have F by x. Force का unit क्या होता है? न्यूटन. Newtons. और उसका extension का meters, right? So you get newtons per meter for extension. All right. What's next? Okay, that was it for the section of Hooke's law. Next thing that we're going to talk about is circular motion. हमने ये भी थोड़ा सा discuss किया है circular motion भी, so I don't think it's going to be entirely new for you guys. It's going to be a good revision point. Sorry. Circular motion. Okay. अभी तक हमने फोर्सेस के बारे में कितना कुछ पढ़ लिया. वो हमने ये देखा कि I'm just revising this point again. हमने इसको भी like I repeated it in the start of the class as well, but I'm going to go over it again. Forces can move a stationary object, they can speed up a moving object, they can slow down a moving object, they can change the shape of a moving object. और एक और important बात ये है कि they can change the direction of a moving object as well. जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर जो ऑलरेडी मूव कर रहा है एक फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, राइट? नाउ लेट्स रिव्यू velocity before moving on. Velocity क्या है? Is it a scalar quantity or a vector quantity? वेक्टर. It's a vector. Vector के क्या दो important characteristics हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. That's right. Magnitude and direction. अब ये बात अच्छे से याद कर लें कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की इन दोनों में से एक भी कंडीशन चेंज हुई तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है. ओके? अगर आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ यू हैव अ कार मूविंग एट let's say 20 kilometers per hour, उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, your velocity is changing. Okay, so repeat this like 2 to 3 times to yourselves. If the direction or not and or magnitude or both, इन दोनों में से एक या दोनों जब characteristics change होंगे तो आपकी पूरी velocity change हो रही है. Okay, so velocity is a vector quantity and it has a magnitude and direction, और इस magnitude को हम speed भी कहते हैं. अगर speed, okay, स्पीड की हम कहते हैं जब डायरेक्शन होगी तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, राइट? तो खाली मैग्नीट्यूड को वी कैन से दैट इट्स द स्पीड. डज दैट मेक सेंस? यस मैम. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन सर्कुलर मोशन. और जो हमारे पास सबसे like suitable example in this case will be the example of our planet Earth with its moon going in orbits around it.
just like that. Okay. So the moon is traveling at a constant speed. Constant. मैंने क्या कहा है? Constant speed. इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है when it's going in a circle. Yes, ma'am. Okay. इसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है. See? हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है. Like that. अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? Yes, ma'am. Mori. That's right. Its velocity is changing. So changing. मैम मतलब वो एक्सेलरेट भी कर रहा है. That's right. It's accelerating as well. So it's changing direction. We'll come to that point as well. So that means it has a change in velocity delta v. Okay. अब आप देखें कि velocity अगर मैं इस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करूं, we know कि हमने अगर किसी चीज की डायरेक्शन ड्रॉ करनी हो तो we draw a tangent to the circle. और फोर्स किधर है? फोर्स है towards the center of the earth. क्योंकि it's the gravitational force of the earth जो इस मून को attract करती है towards itself. Okay. So you have force towards the center of the earth and we call it gravity. So your force is gravity और आपकी velocity है tangential to the circle. Now you guys will notice कि इस velocity और force में 90 degrees का angle है. Okay? जब भी आपने ये याद रखना है, जब भी force और velocity perpendicular हो या उनमें 90 degrees का angle हो, your object will go in a circular motion. Okay? असल में यहाँ पे क्या होता है? फोर्स इधर, अच्छा ऑब्जेक्ट जो था वो इधर जा रहा था लेकिन फोर्स इधर को है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दरमियान में होगी ना थोड़ी इधर, राइट? थोड़ी इस तरह. फिर इस पॉइंट पे भी फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, सो ऑब्जेक्ट थोड़ा और सर्कल में गया. फिर यहाँ पर फोर्स इधर है, इधर अगर देखिए फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, फिर थोड़ा सा उसने राउंड अपना पाथवे कर लिया. सो एट एवरी पॉइंट योर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स और उसका रिजल्ट क्या है? You have circular motion. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. So remember that whenever you have force perpendicular to velocity, that is going to give you circular motion. Okay? Now, why was I talking about changing direction and changing velocity? अगर velocity change हो रही है per unit time, so you will have acceleration as well. Is that right? Yes, ma'am. अगर आपकी velocity change हो रही है per unit time, that means your object is accelerating. Okay? Now, what is the direction of acceleration? What do you guys think? Towards the center of the earth. That's correct. And why is that so? मैम क्योंकि resultant force center में है. That's right. Excellent. So your acceleration is towards the center of the earth. And why is that so? Because your force, because acceleration is in the direction of force. Ma'am, Direction, yes, of ये वो चीज है वो जो हमने फ्री फॉर्म में पढ़ा था, A equal to
That's right. F is directly proportional to acceleration, and that's F equals ma. Okay? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, let's see कि ये जो force है that's needed to make this object go in a circular path, ये किन factors पर depend करती है? So the force that you need to make an object go in circular paths depends on certain factors. F depends on firstly, mass of the object. जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, ओके, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, वो जितना मैसिव होगा, उसको इस सर्कल में रखने की फोर्स उतनी ज्यादा चाहिए होगी. Okay? So let me write that down and then explain it again. So greater the mass, greater the force required. और conditions क्या हैं? You need to make sure that you don't need to make sure, but this is like a condition. This will happen when speed and radius are constant. Okay? मैम जब mass Yes. increase करता है तो force decrease नहीं करती? Yes, that's right. अगर आप अच्छा आपने इसको पता कैसे imagine करना है कि this is like a kid and this is you. Okay? आपने एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है. Now, if this kid is going to, let's say it's a 2 years old. I don't know if 2 years olds walk. 2-year-olds walk. 3 years old, I don't know. So if this is a 3 years old kid and you are holding that kid, so this kid is less massive, right? उसको अपनी तरफ खींचना और like उसको अपने साथ walk करवाना आसान है. लेकिन if you have someone older than you, and let's say that person's trying to move in that direction, or let's say that person's trying to move in that direction and you want him or her to go in this direction, that will be harder for you, right? The object jitna massive hoga, that was like a very silly analogy, but you can get the idea of it. The object जितना massive होगा उसको circular motion में move करवाने के लिए आपको उतनी ज्यादा force apply करनी पड़ेगी. Okay? Is that clear now? अगर mass कम है object का तो force भी कम apply करेंगे आप उसको circular motion में लाने के लिए. मैम Yes, ma'am. Yes? आपने स्पीड और रेडियस कहाँ से आई? ये वाला रेडियस Radius है ये अर्थ से मास का डिस्टेंस. क्योंकि अगर आप अभी जब हम एक चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, वी नीड टू मेक श्योर कि दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें. अगर आपका मास भी आप बदल दें, फिर आप उसकी स्पीड भी बदल दें, आप रेडियस भी बदल दें, फिर आपको नहीं समझ आएगी कि ये कौन सा फैक्टर है जो फोर्स को अफेक्ट कर रहा है. सो एक वक्त में एक चीज बदलनी है. अभी हम स्पीड और रेडियस के साथ भी रिलेशनशिप देखेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट केस में मास का रिलेशनशिप देखने के लिए बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट कर दी हैं. ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो, लाइक लेट्स से इस केस में उसकी स्पीड है 10 और दूसरे केस में उसकी स्पीड है 20. ओके? ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा तेजी से जा रहा है तो उसको उस सर्कल में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट? तो अगर उसका मास भी इंक्रीज हो गया और स्पीड भी इंक्रीज हो गई है तो आपको दो तरफ से टू फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको फेस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी है. So what I'm trying to do here is to change one factor at a time. In this first case, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट heavier होगा तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए. Next, we're going to look at the speed. Is that clear, Hassan? यस मैम. So the second is speed of the object.
Okay. Again, let's take same example. अच्छा, जब हमने स्पीड देखनी है तो हमें मास और रेडियस कांस्टेंट करना है. ओके, एक वक्त में एक फैक्टर आपने देखना है. सो आई एम जस्ट गोना राइट इट डाउन हियर कि m एंड स्पीड और कांस्टेंट, ताकि हमारा जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, नॉट एक्सपेरिमेंट बट व्हाटएवर वी आर ऑब्जर्विंग इज फेयर. So let's say you have like I have this the same analogy. Let's go for it. This is a person and this is a child, okay? अगर उसने, like if a person wants the child to move in a circle, okay? Not necessarily a circle, let's just say walk with the person and they're trying to change the child's direction. तो क्या होगा, अगर वो child भागने लग जाएगा तो उसको इस डायरेक्शन में पुश करना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट? Are you guys able to imagine that? Yes, ma'am. Okay. So जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उसको फोर्स लगाकर डिट्रैक्ट करना अपने ट्रैक से और एक सर्कल में मूव करवाना उतना मुश्किल होगा. ओके, सो higher the speed, greater the force required. I'm just writing in here, required to move the, or just let's just say greater the force required for circular motion. मैम, Yes? आपने स्पीड को टेस्ट करने के लिए स्पीड को क्यों कांस्टेंट कर दिया? Oh, sorry, radius लिखना था. Thank you for catching that. Radius. Now let's see the effect of radius of the circle. Okay. अब देखें, let's say एक radius ये है, and I'm going to take the same example and explain it here. Okay. Let's say पहला mass है इस radius पे. And now I take another mass, the same mass actually, same mass, और वो एक larger radius पे. Here. मैम, Yes? जिस तरह सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, लेकिन सारे प्लैनेट तो एक ही स्पीड से करते, कोई रुक तो नहीं जाता, हालांकि कुछ प्लैनेट जैसे वीनस है वो बहुत दूर है. They don't orbit the sun at the same speed. So Earth की orbital speed at 30 kilometers per second. Orbital speed of, let's say, Saturn, 21,000 miles per hour, which is 34,000 kilometers per hour in, let's say, kilometers per second, which is 9.68 kilometers per second. So planets are orbiting the sun at different orbital velocities or speeds, sorry. So planets की different speeds हैं. They're not orbiting the sun at the same speed. Okay? So we're taking the speed to be a constant term here. So what we're saying is कि radius जितना कम होगा, आपको उतनी ज्यादा force लगानी पड़ेगी